जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हिंदी से संबंधित देखें तो बहुत सारे पेपर हमारे लगे हुए हैं, खासकर अगर देखें यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और साथ ही कई जगहों पे आप देखिए कॉलेज लेक्चरर के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज प्रारंभ की है और इसमें ये है कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। टॉपिक टू टॉपिक अगर आप देखेंगे तो हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो आज जो पहला जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप बिल्कुल प्रीवियस में जितने भी अच्छे एग्ज़ाम हुए हिंदी से रिलेटेड, आप एक लेवल के एग्ज़ाम को कह सकते हैं, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीडी और अलग अलग स्टेट में भी आप देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उस पर जो रिक्त पद भरे जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्तरीय जो है आपकी तैयारी जो है वो मोड़ लेती है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन साथ साथ में करिए और बहुत सारे मतलब कि क्योंकि हल प्रश्न पत्र है तो आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। और फिर नहीं आपको क्लियर है तो उसमें डाउट सेशन का भी रख के और डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आप लोग बताइएगा आगे क्या करना है। तो ये प्रैक्टिस सेशन चलते रहेगा, टॉपिक वाइज चलेगा। तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी तैयारी हिंदी से रिलेटेड करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से उसका लाभ मिलने वाला है। आपको प्रश्न उसी अनुरूप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कि आप ये देखिए जो टॉपिक है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन। तो यहाँ पे आपके समक्ष पहला प्रश्न जो प्रस्तुत है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस ऐतिहासिक या इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। तो एक स्तरीय प्रश्न है कि अगर आपको ये पता है कि किसने इस तरीके से कोटेशन कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो ये प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ये इनमें से 4 लेखकों में से ये किसने कहा है। और ये देखिए क्वेश्चन ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है, 2021 का प्रश्न है। तो इतिवृत्त और संवेद के बारे में ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अगर उनकी बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था 1929 में, उसमें ये कथन कहा गया है। और शुक्ल जी प्रमुखतः एक आलोचक के तौर पे, समीक्षक के तौर पे हिंदी जगत में जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया। तो आप ये देखिए कि जब हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं तो जब हम काल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आदिकाल पढ़े, रीतिकाल पढ़े, तो ये नामकरण की बात आती है कि नामकरण किसने अलग अलग लेखकों के द्वारा एक ही काल को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो इसमें आधार काल किसने कह के संबोधित किया है। तो आधार काल कह के किसने संबोधित किया है। तो आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। तो अगर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है आदिकाल को, फिर गुलेरी ने क्या कहा या श्याम सुंदर दास ने क्या कहा या रसाल ने क्या कहा, तो पूरा आपको यहाँ पे देखिए एक चार्ट ही दे दिया गया है कि चारण काल को, जैसे आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये जितना भी चार्ट दिया गया है इसको आपको कंठस्थ करना, बिल्कुल ये रटा होना चाहिए जुबानी। तो इसमें आप देखिए कि आदिकाल नाम को आदिकाल किसने कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दूसरा प्रमुख रूप से देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा, क्योंकि ये शुरुआती दौर था। तो बीजवपन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और आदिकाल तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हो गया। आधार काल के बारे में हमने देखा था मोहन अवस्थी जी का नाम आया था, लेकिन साथ ही साथ सुमन राजे ने भी कहा है। तो जैसे आधार काल है उसको सुमन राजे ने भी कहा है, मोहन अवस्थी ने भी कहा है। और जय काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामचंद्र शुक्ल
का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो देखिए, अगर रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ 1929 में आया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का विकास की, जैसे ये शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो जो छपा था वो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कौन सा इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, किस सन में लिखा गया, 1929 में, और ये किस रूप में प्रकाशन में आया, उसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। इनके अलावा अगर हम देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 रचनाएं आती हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का भूमिका हो गया, एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास करके आता है, एक हिंदी साहित्य का आदिकाल करके आता है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग करके आता है। तो हिंदी साहित्य के जहाँ पे अतीत की बात आएगी, तो वहाँ पे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये रचना रचित है। ये है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये 4 कथन आपके सामने रखा है, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, विलियम ग्राउस, फ्रेडरिक पिंकार्ड। तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। अब जॉन गिलक्राइस्ट का नाम कहाँ सुनते हैं? गिलक्राइस्ट 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वहाँ पे जो हिंदुस्तानी विभाग था उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो है 1787 ईस्वी में, और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में इनके द्वारा रचित 2 रचनाएं हैं। तो इससे आपका 2-3 प्रश्न हो गया कि इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ये किसके द्वारा रचित है? गिलक्राइस्ट के द्वारा। गिलक्राइस्ट कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1800 में। इनके अलावा उनकी कौन सी रचना है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में। ये जितने भी हमने तोड़ के बताएंगे सारे ही प्रश्नों का क्वेश्चन बनते हुए हैं, आपके एग्जाम में इसके पहले भी बने हैं। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, गिलक्राइस्ट कौन थे, ये सारे प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूदीवारिस, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प, भारत विनय। तो कौन सी रचना मिस्र बंधु में हम 3 भाइयों को पढ़ते हैं, तो मिस्र बंधु द्वारा पूछ रहा है कि इसमें भारत विनय, पृथ्वीकल्प, पुष्पांजलि, बूदीवारिस में से कौन सा नहीं है। ज़्यादातर हम मिस्र बंधु के बारे में मिस्र बंधु विनोद यही रचना पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आप देखिए ये टीजीटी फीमेल डीएसएसबी में एग्ज़ाम आया, एक लेवल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इस पर बात करें तो जो पृथ्वीकल्प है, ये पृथ्वीकल्प मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीकल्प के रचना गिरजा कुमार माथुर हैं। आपने हिंदी कभी भी पढ़ी हो तो गिरजा कुमार माथुर को आप पढ़ते हैं, ताड़ सप्तक के कवियों में आते हैं। तो यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर के द्वारा पृथ्वीकल्प की रचना की गई है, लेकिन मंजीर, नास, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले ये भी माथुर जी की ही रचना है। गिरजा कुमार माथुर को हम ताड़ सप्तक के लिए पढ़ते हैं। ताड़ सप्तक की रचना 1943 में हुई थी। इनके अलावा अगर बात करें कि भारत विनय जो कि पद्य में लिखा गया है, बूदीवारिस पद्य में है, पुष्पांजलि गद्य में है, नेत्रोन्मिलन आदि ये मिस्र बंधु की रचनाएं हैं। मिस्र बंधु जो कि इतिहास और समालोचना की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। हिंदी नवरत्न और मिस्र बंधु विनोद इनकी जो रचनाएं हैं, जिसमें इन्होंने 5000 कवियों का लगभग विवरण दिया। परिचयात्मक विवरण 4 भागों में विभाजित है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। तो उनके द्वारा अन्य रचनाएं भारत विनय, बूदीवारिस, पुष्पांजलि है, नेत्रोन्मिलन, ये सभी रचनाएं इनके अतिरिक्त रचनाओं के रूप में याद करना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलता है, इसके विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर जो इनके द्वारा रचित है, 1888 में इसका वो है टाइम। और इसको लिखा किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने 952 कवियों की जानकारी अपने
जो है रचना में शामिल की थी। और ये जो लिखा गया था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, इसका अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और इसी द मॉडर्न वर्नाकुलर का जब उन्होंने अनुवाद किया तो उसी का नाम रख दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि 1957 में आया था। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर 1888 में आया। किसकी रचना है? ग्रियर्सन की। उसमें किसके बारे में विवरण है? 952 कवियों के बारे में जानकारी है। उसका ट्रांसलेशन किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से किया। और किस सन में किया? 1957 में किया। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा रचना है, इसके संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन यह एक इतिहास ग्रंथ है और इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन को। इनके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और इन्होंने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के नाते मेरी लद्दाख यात्रा, यानी काफ़ी इन्होंने यात्राएं की हैं, तो यात्राओं का विवरण भी दिया है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या, रूस में 25 मास। तो ये रचनाएं जो है किसकी है? ये रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की, और राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा हिंदी काव्यधारा को संग्रहित किया गया है। इनमें से किसने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा? इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, और यूपीपीएससी जीडीसी राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया 2018 में। इससे ये लगता है कि जो नामकरण है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इससे यही है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर स्तरीय परीक्षाओं का स्तर क्या है। अब यहाँ पे देखिए संधिकाल और चारण काल, ये किसने दोनों ही नाम से संबोधित किया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल भी कहा है, चारण काल भी कहा है। यानी संधिकाल भी बोला, चारण काल भी बोला, दो उपशीर्षक में बांटा। और रामकुमार वर्मा के बारे में ये भी खासियत है कि हम इनको आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने साहित्य इतिहास में लिखा है। इन्हें हिंदी एकांकी के जन्मदाता कहते हैं। तो एक प्रश्न ये भी हो गया, हिंदी एकांकी के जन्मदाता के रूप में हम रामकुमार वर्मा को जानते हैं, और रामकुमार वर्मा जी द्वारा हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम से संबोधित किया गया है। अब देखिए चारण काल इसके अलावा किसने दिया? चारण काल एक तो रामकुमार वर्मा ने कहा ही है आदिकाल को, लेकिन उनके अलावा ग्रियर्सन ने भी कहा है। वीरगाथा काल शुक्ल ने, आधार काल सुमन राजे ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक इतिहास लेखन हुआ है। तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास लेखन दो भाग में, उसके लेखक कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त को हिंदी साहित्य वैज्ञानिक लेखन के उसमें जानते हैं। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना। तो यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट करेंगे तो इससे याद हो जाएगा, जब भी साहित्य में वैज्ञानिक की बात आए तो वैज्ञानिक कौन है? गणपति हैं। और जब भी आए संवेदना के विकास की बात, तो संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक रचना है, हिंदी साहित्य और संवेदना। तो जब वैज्ञानिक आए गणपति के बाद संवेदना आए रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में। और जहाँ पे आलोचना की बात आए, आलोचना, वहाँ पे रामकुमार वर्मा 1938। और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, यानी जो आधुनिक नामवर सिंह को आप नए में जानते हैं, तो आधुनिक साहित्य की जब प्रवृत्तियाँ आए या दूसरी परंपरा की खोज आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति की बात आए तो नामवर सिंह। और ग्रियर्सन द्वारा तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ के रूप में मानते ही हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो इसके बारे में विवरण अच्छे से देंगे आगे, कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के बारे में जो है काशी नाकरी प्रचारी सभा काशी जो है उसके द्वारा ये प्रकाशन में लाया गया था 16 खंडों में। इसको
16 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया, 18 खंडों में प्रकाशन करने के बारे में कहा गया था, लेकिन 16 खंडों में ये जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है प्रकाशन में आ चुका है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तो गारसा द तासी ने किया था, इस्तवार द ला लेतरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, लेकिन आपने देखा था कि इनके लेखन का जो आधार था वर्ण के अनुक्रम के आधार पे था। तो आप जब कहते हैं कि पहला इतिहास सही से किसने लिखा है, तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ग्रियर्सन जो कि कालक्रम के अनुसार लिखे थे, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। तो सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ हम ग्रियर्सन का मानते हैं। लेकिन पहला प्रयास किसने किया था, तो प्रयास में तासी को जानते हैं, और तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लेतरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु, तो अभी जस्ट इसके पहले भी मिश्र बंधु के नाम से क्वेश्चन आया हुआ था, उनकी रचनाओं से संबंधित। यहाँ पे देखिए पूछा है कि मिश्र बंधु नाम से जो विख्यात 3 भाई हैं उनमें से कौन आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ है। इसमें आपको ध्यान देना है कि गणेश हैं, श्याम है, यानी श्याम भी हैं, गणेश भी हैं, सुख भी हैं। तो सुख, श्याम, गणेश यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको सुख देखना है, श्याम देखना है, गणेश देखना है। तो जहाँ पे ये तीनों हो, सुख, कृष्ण, गणेश, सुख कृष्ण नहीं, यहाँ पे भी देखिए कन्फ्यूजन के लिए कितना ज़्यादा वो किया है, गणेश, श्याम, सुख, है ना। तो ये एकदम ध्यान में रखना है ये चीज़, अदरवाइज ये जिस तरीके से दिया है कि गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। वो मिश्र बंधु विनोद के द्वारा जो रचना की गई है ये 1913 और 34 में 2 आया था, और 4591 कवि, लगभग 5000 कवियों का इन्होंने विवरण दिया था। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, तो जिसे हमने कहा आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया, तो रीतिकाल जो है, रीतिकाल को भी अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। तो किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है? मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथ की प्रचुरता की कड़ी से रीतिकाल नाम दिया, यानी शुक्ल जी तो इसको रीतिकाल ही कह रहे हैं, लेकिन मिश्र बंधु रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर रसाल ने इसे कला काल कहा। यानी है तो रीतिकाल, लेकिन देखिए रीतिकाल को कोई कला काल बोला, कोई श्रृंगार काल बोला, कोई अलंकृत काल बोला। तो यहाँ पे हमें ये देखना कि किसने इस काल को क्या क्या नाम से संबोधित किया। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा, रीतिकाल शुक्ल ने कहा, रमाशंकर रसाल ने कला काल से संबोधित किया। और रीतिकाल का समय 17वीं से 19वीं सदी के मध्य तक निश्चित किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो ये देखिए आपको यहाँ पे पूरे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, यूपीपीएससी, जीडीसी, डीएसएस, बीजीआईसी, यूजीसी नेट, डिग्री कॉलेज, इतने एग्जाम में सिर्फ ये एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ से आपको सॉल्व करके और चीज़ों को याद करें, अगर मेमोराइज़ करते तो आपको कितनी ज़्यादा मदद मिलती। हो सकता है पीडीएफ में थोड़ा ब्लर आ रहा हो, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो, बट आप आवाज़ सुनेंगे तो इससे भी टॉपिक आपका क्लियर ही होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि सिद्ध सामंत युग नाम दिया, तो अभी जस्ट इसके बहुत पहले हमने पढ़ा था कि आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया। राम कुमार वर्मा हो, शांकृत्यायन हो, शुक्ल हो, द्विवेदी हो, तो सबने अपने तरीके से कहा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिर से लिस्ट वापस दिया है कि चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। तो सिद्ध सामंत किसने कहा? अभी जस्ट हमने राहुल शांकृत्यायन के बारे में पढ़ा था, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा। तो ये जो सिद्ध सामंत युग है राहुल शांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। और संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, ये भी प्रश्न आ चुका है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज वपन काल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो अभी हमने जस्ट देखा था ऊपर कि जहाँ पे भी विज्ञान आए, संवेदना आए, कहीं आलोचना आए, तो जब भी बात आती है संवेदना की, तो संवेदना के लिए एक किताब, एक रचना है इनकी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बहुत अच्छी रचना है। 1986 में इनके द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना रचा गया है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रचना है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या, तो भारतीय साहित्य में इतिहास की जो समस्या है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का है।
रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी एक इतिहासकार के तौर पे भी जानते हैं। उनके द्वारा ये है कि इतिहास की समस्याएं क्या रही है 1987 में, और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास के द्वारा 1924 में हिंदी भाषा का विकास रचना रचा गया। इसके बाद और भी रचना के बारे में तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जितने भी साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इनके बारे में क्रमशः यहाँ पे सारे ग्रंथों के नाम दिए हैं। जैसे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र, साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो यहाँ पे पॉइंट ये करना है कि इतने सारे इतिहास के ग्रंथ नहीं याद हो पाएँ, तो जैसे हमें संवेदना है, आलोचना है, विवेचना है, इसके केंद्रीय तत्व को पकड़ना और किसने लिखा। जैसे विवेचना किसने किया है, तो विवेचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सूर्यकांत शास्त्री ने किया 1930 में। जब भी साहित्य के इतिहास दर्शन की बात है कि उसके इतिहास दर्शन को कैसे लिखा गया, तो नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास तो डॉक्टर नगेंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध 1973 में इनके द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है ये 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह का। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाव करके। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। अब हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास हमने कहा हिंदी साहित्य का जो 16 भागों में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। तो इसमें ये कहा गया कि जो उसका पहला भाग है उसका शीर्षक क्या था। अब इसमें पीठिका था, व्युत्थान था, उद्भव विकास था, क्या था। जो नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है उसके प्रथम भाग का शीर्षक जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है। कभी भी हम कोई भी रचना करते हैं तो सबसे पहले पूर्व पीठिका बनाते हैं। तो ये जो 16 खंडों में विभक्त होकर निकला है तो पहला जो उसका है पार्ट, तो हिंदी नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के पहले भाग का शीर्षक क्या है, तो पहले भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत कोश। इससे ये पता चलता है कि नागरी प्रचारी सभा द्वारा जो है वाराणसी के प्रकाशन क्षेत्र में जो 3 बड़ी परियोजनाओं को कार्य उपलब्धि में तब्दील किया गया है वो है एक हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2-2 खंड यानी जो 16 खंडों में विभक्त था, तो जो पहला, दूसरा और लास्ट का जो आप देखिए 15-16, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो प्रारंभिक एवं अंतिम 2-2 खंड पहला, दूसरा, 15वां, 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। एवं बीच के 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बदले। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये दिया गया है कि इसमें से चुनना है कि कौन सा गलत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। तो यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का ये आलोचनात्मक जो है, आलोचनात्मक इतिहास बात करें तो रामकुमार वर्मा का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वारसेयन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वारसेयन इनके द्वारा रचा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा का है। इसमें जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, ये 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर द्वारा विकल्प जो दिया गया वो असंगत है, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी 1942 में ये रचना रची गई थी ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जहाँ पे आए 20वीं शताब्दी, वो नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ और कौन सी हैं, तो और भी इनकी कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 77, नया साहित्य नए प्रश्न 55। देखिए आगे प्रश्न क्या है, ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है
कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकती है। यानी कभी ये कथन आए कि जब हम निर्धारण करते हैं कि किसी ग्रंथ के बारे में, जैसे हमने अगर एक समय का आदिकाल नाम रखा है, रीतिकाल या भक्तिकाल, तो किस आधार पर उसका नामकरण किया। तो ये कथन किसका है कि मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये निर्णय नहीं कर सकते कि उस काल में आपको कितनी संख्या में उसके स्रोत मिले हैं, बल्कि उस काल में क्या प्रेरणादायक वस्तु रही है उसके आधार पर उसका नामकरण करिए। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि काल प्रवृत्ति का निर्णय सिर्फ आप ग्रंथ की संख्या जितना पा गए उसके आधार पर निर्णय मत करिए। आपको वो देखना है कि उस समय की प्रेरणादायक वस्तु क्या रही है। तो ये कथन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लेकिन आप उनके ही काट में देखिए प्रस्तुत करते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी का ये मानना है कि जिस काल के पक्ष में बात की जा रही है तो उस काल विभाग में जाकर जो देखिए कि कोई विशेष ढंग की रचना अगर प्रचुर मात्रा में दिखती है, यानी जो बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मना कर रहे हैं कि काल प्रवृत्ति में आप सिर्फ ग्रंथों की रचना के आधार पे उसका जो है ये निर्धारित मत करिए कि इस काल का क्या नाम रखा जाए। वही चीज़ शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप किसी भी काल विभाग में जाइए, किसी विशेष ढंग की रचना का अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखता है तो वो अलग काल माना जाएगा और उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दीजिए। यानी जो चीज़ पक्ष में कह रहे हैं उसी का विरोध स्वरूप इनके बात का जो है निष्कर्ष दिख रहा है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए, यानी साहित्य की जो विशेषता उसके आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर होना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथ हो, तो वही चीज़ आगे ये बोले कि प्रमुख ग्रंथ के आधार पर होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दोनों लोगों का कोटेशन भी है। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये प्रश्न क्या है, आपको 4 विकल्प दिए हैं कि गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के कालक्रम के अनुसार बात की है। तो तासी और ग्रियर्सन की बात हम करते हैं ना, तो यहाँ पे कहा कि तासी ने क्या कालक्रम के अनुसार बात की है, तो यही बात तो सही नहीं है क्योंकि उन्होंने वर्णक्रम के अनुसार बात कही है। बाकी शिव सिंह सरोज हम पढ़ते हैं, उसमें 1003 कवियों के बारे में जीवन चरित्र के वर्णन है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार जो है ये वर्णित किया। तो गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। उपरोक्त विवरण गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गार्सा द तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है और ये जो इनकी रचना 1839 और 47 में वर्ण अनुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम विश्वबंधु के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यानी इतिहास के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो वो चीज़ सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो 5000 कवियों के संकलनकर्ता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है मिस्र बंधु जो मिस्र भाई हैं, तो उन्होंने ही अपनी रचना मिस्र बंधु विनोद लिखी है। तो ये कथन रामकुमार वर्मा जी ने ही कहा है कि लेखन का इतना बड़ा बृहद लेखन का प्रयास किसी ने किया है तो वो मिस्र बंधु ने किया है, जो कि मिस्र बंधु विनोद अपनी रचना में किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा बाहरी कवि वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। यानी कि जो श्याम हैं, सुख हैं, गणेश ही परिश्रमी संकलनकर्ता भी हैं। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण जो है सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग में संख्या 1970 में और चतुर्थ भाग सन 1991 में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधु गणेश श्याम सुख हैं। मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों का विवरण दिया गया है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1970 में, यानी संबत में आप जब देखेंगे तो 70 होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब हम +57 कर देते हैं या -57 करते हैं
देखिए यहाँ पे जैसे ये सन में है 1913, तो हम जब ईस्वी में बात करते हैं तो ईस्वी में तो 1913 है, अगर उसी चीज़ को हमें संवत में कन्वर्ट करना है तो +57 हमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिस्र बंधु विनोद जो है वो पहला जो संस्करण आया 1913 ईस्वी में आया और दूसरा जो संस्करण 1934 में आया। बाकी ±57 करके उसको संवत में कन्वर्ट कर लेते हैं 70 और 91। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम तो गिलक्राइस्ट को हमने पढ़ा था 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी गिलक्राइस्ट ने, और उन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी जो है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो उन्होंने ही गिलक्राइस्ट ने कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, तो आलोचनात्मक के बारे में हमने पहले ही बात की थी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की आलोचनात्मक इतिहास किया गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में, निधन 1990 में हुआ था और चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी मानते हैं। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी जो है अगर देखी जाए तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, तो इनसे साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में। गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रचा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। ये जितनी भी रचनाएं दी गई इनके सन के साथ आपको इन्हें ध्यान देना है। आगे है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो किसने रीतिकाल को सबसे पहले ये सुझाव दिया कि इसका नाम श्रृंगार काल रखना चाहिए? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया ये नामकरण है। जॉर्ज ग्रियर्सन, रीति काव्य, इसी को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीति काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्व प्रसाद मिश्र ने जो है इसी को श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि आगे का जो क्वेश्चन है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ जो इतिहास इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इसका जो प्रकाशन हुआ 2 भागों में 1939-47 में, और दूसरा संस्करण आप देखेंगे तो 71 में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने कुल 738 कवियों के बारे में बताया था और जिसमें ज़्यादातर वही थे कि 72 आपको उर्दू 72 हिंदी के देखेंगे, शेष उर्दू के ही देखेंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का अगर सबसे पहला फ्रेंच विद्वान किसने प्रयास किया था? तो गारसा द तासी ने किया था, फ्रेंच भाषा में किया था। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेयर ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया था। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किया और ये सारे प्रश्न आपके हिंदी साहित्य इतिहास से ही संबंधित प्रश्न थे और ये श्रृंखला अभी चलती रहेगी। क्रमशः आपका ये जो है रिवीजन के पर्पज़ से हम कहेंगे कि क्रमशः आप अगर रिवाइज करते हैं, टॉपिक क्लियर किए, टॉपिक क्लियर करने के बाद कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो भी समस्याएं हैं वो आप अपनी तरफ से रखते रहिएगा, कोशिश रहेगी कि अच्छे से करते रहें, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फोकस करना। जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया फिर हमें ये देखना कि PYQ कितने ज़्यादा सॉल्व करें कि हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन हमारे दिमाग में उतर जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप क्रम से इसको देखते रहिएगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से कराने हैं, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, इस तरीके से चलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।